नहीं आ गया आ गया। हो गई। वालेकुम सलाम यार, तिलावत हो जाए जानी जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई, मैंने जो 2 क्विज दिए थे, एक पहले दिया था एक बाद में। अच्छा, पर मैंने माशाल्लाह उसमें देखा कि जो लोगों ने ड्राफ्टिंग की धज्जियां उड़ाई हुई थी। सही है जी, मतलब कि जो लिंकेज थी वो प्रॉपर बन नहीं रही थी। आपने पहले रिस्क फैक्टर को लिखना होता है, उसी रिस्क फैक्टर को आगे कनेक्ट करना होता है। बच्चे क्या कर रहे थे, मैं एक कॉमन मिस्टेक्स बता रहा हूँ। बच्चों ने किया ये कि पूरे सवाल को रिप्रोड्यूस किया और आखिर में अपने हिसाब से बता दिया ये रिस्क है। भाई अभी एक चीज उठाएं, बताएं इसकी वजह से मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन से लाइन आइटम पे इफेक्ट आएगा। या तो ओवर स्टेटमेंट का रिस्क होगा या अंडर स्टेटमेंट का रिस्क होगा। बट अच्छी बात यह है कि तकरीबन हर बच्चे ने लिख के दिया, क्योंकि उसको पता है कि इस लिखने की इंपॉर्टेंस क्या है। नहीं लिखेगा तो पेपर वैसे ही फेल है, वो तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ भाई, ऑनलाइन में तो कितनों ने लिख के भेजा था इसमें से। और फिर आपको उसमें सजेस्टेड आंसर भी मिला था कि भाई नीचे बताया हुआ था कि आपको लिखना कैसे था। वेरी गुड एवरीवन, माशाल्लाह। तो भाई ऐसे ही करना है आगे, ऐसे ही करना है आगे। आपको वही वही फीडबैक मिलेगा आपको आंसर का, पर आप एटलीस्ट आप उसको राइट करें। सही है। अच्छा भाई, अब फोकस के साथ हमने आई थिंक कुछ रिस्क कवर किए थे। मैंने कहा हम लिख लेते हैं कि रिस्क कवर्ड टिल नाउ। हाँ भाई, मैं लिख रहा हूं कि रिस्क कवर्ड टिल नाउ। मैंने कहा यहां पे लिख रहा हूं मैं फैक्टर, ये बुक में लिखे हुए हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं फैक्टर। मैंने कहा था कि भाई अगर कॉम्पिटिटर के अराइवल का फैक्टर है तो रिस्क है ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स का पहला, और दूसरा ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का। क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर अगर कम प्राइस पे बेच रहा है तो जाहिर सी बात है, वो कम प्राइस पे बेच रहा है तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको प्राइसेस क्या करने हो, कम करने हो। तो वो रिड्यूस हो के कॉस्ट से भी नीचे आ सकता है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं। दूसरा रिस्क फैक्टर, सेलिंग गुड्स एट लोअर मार्जिन। याद आ रहा है? तो जब सेलिंग गुड्स एट लोअर मार्जिन था तो क्या मैं कह सकता हूं मेरा तब भी एक रिस्क था ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यू कैन से अंडर स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी लॉस। भाई मैं तो आपको ये सिखा रहा था तब से लेके अब तक, जो होमवर्क भी दिया उसमें भी बोला कि भाई आपने फैक्टर पिक करना है, जो सवाल में गिवन होगा, जो प्रैक्टिकल लाइफ में गिवन होगा, आपने लिंक करना है कि उसकी वजह से मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या मसला होगा। या तो सेल्स ओवर स्टेट हुई हुई होगी, या तो इन्वेंट्री ओवर स्टेट हुई हुई होगी, और एनआरवी लॉस बुक नहीं हुआ होगा। चलो तुम लोग बताओगे जल्दी से। तीसरी चीज में लिख रहा हूं डेटर डेज इंक्रीज हो गए तो क्या रिस्क है ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स और अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। नहीं, कैश माइट नॉट बी रिसीव नहीं, मैंने आपको स्पेसिफिक इसकी अंग्रेजी सिखाई है कि एंटिटी माइट बी फेसिंग डिफिकल्टी इन रिकवरी ऑफ इट्स रिसीवेबल। कैश माइट नॉट बी रिसीव क्या होता है? कैश तो रिसीव, ऐसी बात नहीं होगा अगर रिसीवेबल है। टारगेटेड जवाब देना है आपने। सही है जी। अच्छा, ये वो चीज है। फिर मैं आप जल्दी जल्दी लिख रहा हूं यहाँ पे। आपने कहा कि सर आपके अगर
इन्वेंट्री टर्नओवर डेज अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो सर आप कहेंगे ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अब सर जल्दी से मुझे बताओ, टिल नाउ तो ये कवर किया है मैंने, शायद ये एक और चीज सिखाई है आपको सर, एंटिटी ऑपरेटिंग इन अ हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट, ऐसा ही है? एंटिटी ऑपरेटिंग in a highly regulated environment, risk of understatement of penalty expense। और अगर जब भी मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करूंगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का वो एलिमेंट आ जाएगा। हम क्या कहेंगे, अगर इंपोर्ट होगा तो रिस्क ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स पेबल, साथ साथ अगर इंपोर्ट होगा तो रिस्क ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और अकाउंट्स पेबल ड्यू टू यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट्स। वेरी गुड, बिल्कुल कनेक्टिविटी के साथ अपने बताना। अगर एक्सपोर्ट है तो रिस्क ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ सेल्स एंड रिसीवेबल, यहां पे मैं ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स नहीं कहूंगा, मैं बोलूंगा इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ सेल्स एंड रिसीवेबल ड्यू टू यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट्स। तो भाई आप तो ये देख रहे हैं कि किसी इदारे में कोई चीज हो रही है तो उससे पॉसिबल मसला क्या हो सकता है, तभी तो आप टारगेटेड ऑडिट करेंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। कि आप देखें इदारे में चल क्या रहा है, और इदारे में चल क्या रहा है कैसे पता लगता है, जब आप अंडरस्टैंड करते हैं एंटिटी को और उसके एनवायरनमेंट को। ये सारी चीजें क्या मुझे खुद पता थी, एंटिटी को समझ के पता लगा। तो वो तभी तो कहता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट टू असेस रिस्क। बात क्लियर है? तो यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं आखिरी चीज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। अच्छा मैं आपको ये बखूबी बता दूं कि रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लाइन आइटम नहीं है, ये रिस्क है। आपने शुरू कहां से करना है, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ रिसीवेबल एंड सेल्स ड्यू टू रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। आपने बताना है कि भाई क्योंकि एंटिटी इन्वॉल्व्ड एक्सपोर्ट्स के अंदर देयर इज अ रिस्क ऑफ using incorrect exchange rate, so there might be a possibility that revenue and receivable might not be recorded appropriately। वैल्यूएशन का रिस्क है, ना मैं ओवर स्टेटमेंट की बात कह रहा हूं ना मैं अंडर स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। भाई ऑनलाइन वालों तुम सब यहां तक बात क्लियर है? और उसको आगे लेके चलते हैं आज की क्लास में बहुत ही फोकस के साथ। ये तो अब तक हमने कवर किया है, अब आगे देखो भाई। इसके लिए अभी न्यू के लिए अलग टैब बना लेते हैं। अच्छा वो चीजें बता रहा हूँ जो तुम लोगों ने जाहिर सी बात है FAR 1 के लेवल पे नहीं पढ़ी, FAR 2 में आएंगी, जो हमें साथ साथ कवर करनी है। तो देखिएगा मैं अगर ये कहूँ आपको बहुत फोकस के साथ सुकून और तामुल के साथ देखिएगा। अच्छा एक और चीज थी मुझे याद आई, मैंने कहा था बैंक से अगर लोन लिया हुआ तो डेट कोवेनेंट्स का भी रिस्क है, तो वो नहीं भूलना, वो भी शामिल है इसके अंदर। अब आगे मैं ये कह रहा हूं कि सर अगर ये एक एंटिटी है, सही है जी, इस एंटिटी के ऊपर इस बंदे ने केस कर दिया, इस बंदे ने केस कर दिया। अच्छा अब आप कहें कि ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, सही है जी, ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये एक कोई टैक्समैन भी हो सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई ये कोई टैक्स अथॉरिटीज का बंदा है, यानी हम ये लिख लेते हैं कि भाई ये समझ लो कि कोई टैक्स कमिश्नर है। अच्छा इसने क्या किया, आपका टैक्स का ऑडिट खोल लिया, ये कह रहा है कि आपने टैक्स कम पे किया है, आपको पे करना चाहिए था
ज्यादा। अच्छा, अब मैं आपको वो जार्गन सिखाऊंगा जो FAI 2 के लेवल पे आपने अकाउंटिंग में सीखना है, और मैं उसके लिए वेट नहीं कर सकता कि हम वो करेंगे तो होगा, तो वो साथ साथ कवर करते हैं उतना जितना ऑडिट के लिए पता होना चाहिए। अच्छा भाई, ये आ गया कोई टैक्स कमिश्नर, ये चीज हो गई। अच्छा, या तो कोई रेगुलेटर, SECP आ गया, उसने ऑडिट खोल दिया आपका कि भाई वो बताओ ये क्यों, किसके कंप्लाइंस क्या चल रही है, सारी चीजें। अच्छा, अब एनटीटी के ऊपर केस चल रहा है, बहुत फोकस होकर देखना। अब केस जो चल रहा है, अब इसके दो रास्ते होते हैं, या तो उस केस को एंटिटी रिकॉर्ड कर लेती है, या तो उसको डिस्क्लोज करती है। या आप लोगों को नहीं पता क्योंकि आपने नीचे लेवल पे नहीं किया हुआ। इधर आप खुद बताओगे रिस्क, मुझे मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, सिवाय वो जो FAI 2 में ये पढ़ चुका है, मैं उससे पूछूंगा। इधर देखना, मुझे ये लगता है कि रिकॉर्ड कोई भी बंदा किसी केस, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स कमिश्नर मुझे कह रहा है कि भाई तुमने ये टैक्स पे नहीं किया, तो मैं उस एक्सपेंस की लायबिलिटी बुक करके खत्म करूंगा। वो कब करूंगा? जब मैं मान लूंगा, जब मैं तो मैं ये कहूंगा कि भाई जब मैं ये कहूंगा कि वो पे होना प्रोबेबल है। तो आपको IAS 37 ये कहता है FAI 2 का कि जब कोई आप पे केस फाइल करे और उसके पे होने के चांसेस 50% से ज्यादा हो, 50% से ज्यादा हो, मैंने कहा यहाँ पे 50% प्लस हो, तो आपको IAS 37 ये कहता है कि आप उस केस को अपने पास अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि आपके हारने के चांसेस क्या हैं? 50% ज्यादा। अच्छा, अब ये जो हारने के चांसेस हैं 50% से ज्यादा के, ये आपको पता होगा लॉयर को, क्योंकि वो इस चीज का एक्सपर्ट है। आप किसी भी केस को हैंडल करने के लिए किसी लॉयर को अपॉइंट करते हैं, वो आपको बताता है कि भाई तुम्हारे हारने या जीतने के चांसेस ये हैं। तो फिर अगर आपका लॉयर कहते हैं कि यू हैव अ प्रोबेबल चांसेस टू पे दिस अमाउंट, तो आप क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके चांसेस 50% से ज्यादा है। अच्छा, अगर आपका लॉयर आपको कहे कि अनलाइकली है, अनलाइकली है, तो इसका मतलब है आपके चांसेस है लेस देन 50%। उस केस के अंदर आपको IAS 37 ये कहता है कि आप रिकॉर्ड बेशक ना करें, अपने शेयर होल्डर को आगे किसी नोट्स के पेज पे लिख के दें कि ये केस चल रहा है जिसका फैसला अभी नहीं हुआ, जो कि मेरा लॉयर मुझे कह रहा है कि आपके जीतने के चांसेस हैं, पर क्योंकि ये केस चल रहा है तो मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूं। यहां तक कोई मसला? पक्की बात है। अब सर ये आप हमें ऑडिट में क्यों सिखा रहे हैं, इसका ऑडिट के क्या ताल्लुक है? कोई ऐसा वॉलंटियर जो मुझे बता पाए? हसनैन, मैं क्यों देख रहा हूँ ये इसको ऑडिट में? नहीं, अब एक मिनट सुनो, एक मिनट, टारगेटेड चलते, टारगेटेड। मैं किसी एंटिटी का ऑडिट करने गया, वेरी गुड। मैं किसी एंटिटी का ऑडिट करने गया, वेरी गुड। सुनो, मैं किसी एंटिटी का ऑडिट करने गया, मैंने सबसे पहले एंटिटी को समझा। एंटिटी को समझते हुए बहुत सुकून से समझना है इस बात को, मैं जो बातें कर रहा हूँ थ्योरी भी रीड कराऊंगा, जबकि थ्योरी टेस्ट नहीं होती, उसका पूरा प्रैक्टिकल होता है। मेरा तरीका उल्टा है, मैं प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ तो उसके रिलेटेड क्या पढ़ाऊंगा? थ्योरी, ताकि आसानी से बैठ या भेजे मैं वो। सुनो, हुआ क्या कि भाई मैं गया इदारे का ऑडिट करने के लिए। इदारे को समझने के लिए मैंने इदारा समझा कि इदारा करता क्या है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स की कहानी सुनी होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, ऐसा ही है। अच्छा, मैं जब इदारे को समझता हूं ना तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स रीड करता हूं, जिसको हम कहते हैं वन ऑफ डॉक्यूमेंट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेल्फ। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करने लगा तो मुझे पता लगा कि कुछ केसेस डिस्क्लोज हुए हैं, कुछ केसेस डिस्क्लोज हुए हैं। ओ भाई, मेरा बीइंग एन ऑडिटर रिस्क ये है कि ऐसा तो नहीं है कि वो डिस्क्लोज होने की जगह रिकॉर्ड होने चाहिए थे। पहले बताओ, बात समझ आई? पहला रिस्क क्या है, यहां पे लिख रहा हूं मैं बच्चों, पहला रिस्क क्या है? पहला रिस्क ये है, अगर तुम्हें सवाल में लिखा हुआ देखे या किसी कंपनी में ऑडिट करने जाओ तुम्हें लिखा हुआ देखे कि भाई कंपनी के ऑडिट करते हुए तुम्हें देखा कि भाई देयर आर सम कंटिंजेंसीज। कंटिंजेंसीज का मतलब होता है कि आपका इस चीज का, इस बल्ली का पे होना कंटिंजेंट है कोर्ट के फैसले पे।
तो उसको हम ऑडिट की जबान में क्या कहते हैं? कंटिंजेंसीज। कंटिंजेंट है तो मुझे एक बार बताओ, कंटिंजेंसीज के नोट में गए, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट होता है, वैसे आज के बाद कौन सा नोट होगा? कंटिजेंसी का। उसमें सारे केसेस की डिटेल होते हैं। कंपनी के ऊपर 10 केसेस है तो 10 के 10 वहां होंगे, 20 है तो 20 के 20, 50 है तो 50 के 50। आपने क्या किया? रीड करना शुरू किया। अच्छा, बीइंग एन ऑडिटर आपका क्या रिस्क है? क्योंकि आप वो मक्खी पे मक्खी बिठाने वाले ऑडिटर नहीं है, लॉजिकल ऑडिटर हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये बात कहते हैं, क्या ये बात मानते हैं कि आपका बीइंग एन ऑडिटर रिस्क ये है? पहला रिस्क कि कहीं कोई ऐसा केस तो नहीं है जो डिस्क्लोज होने की जगह रिकॉर्ड है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, वेदर केसेस डिस्क्लोज हैज टू बी रिकॉर्डेड। यानी जो केसेस डिस्क्लोज हुए में ऐसा तो नहीं है, रिकॉर्ड होने चाहिए थे। और मेरा दूसरा रिस्क है, दूसरा रिस्क ये है कि ऐसा तो नहीं है जो केस इसने दिखाया ही नहीं और छुपा ही दिया, शुरू से ही ऑडिटर को नहीं बताया। रिस्क ऑफ अंडरस्टेटेड नहीं, अनडिस्क्लोज फ्लैश अनरिकॉर्डेड केसेस। अब आपको ये पूरी कहानी समझ आएगी कि भाई मैं जब किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं तो मुझे रिस्क क्या है, मेरा मसला क्या है ऑडिट में, कि कहीं कोई ऐसा केस तो नहीं है जो मुझे ही नहीं बताया गया, और कहीं कोई ऐसा केस तो नहीं है जो रिकॉर्ड किया डिस्क्लोज भी नहीं किया गया। तो क्या इसको मैंने ऑडिट करने का तरीका सिखाया? या मैं भी बता रहा हूं आपका मसला क्या है, हमारा मसला क्या है, हमें क्या रिस्क है ऑडिट में। क्योंकि देखो कल को कंपनी केस हार गई तो पेनल्टी तो देगी, देगी। अच्छा, पेनल्टी देगी, उसका प्रॉफिट लॉस में बदल जाएगा। तो कल को ऑडिटर को पकड़ा जाएगा कि भाई तू बता तूने क्या काम किया था इसके ऊपर। मैं बोलूंगा केस ही नहीं था। वो बोलेगा भाई केस नहीं था, पेनल्टी भरी है, कंपनी की धज्जियां उड़ गई हैं। तो वो बोलेगा भाई मुझे थोड़ी ना पता था केस है। तो बोलेगा फिर तुम मुझे बताओ तुमने उसके ऊपर काम क्या किया था। तो तुम बोलोगे भाई हमने काम ही नहीं किया क्योंकि मुझे पता, मुझे रिस्क ही नहीं था। तो वो कह रहा है कि भाई जो तुम्हें दिख रहा है वो रिस्क नहीं, आपने तो प्रोफेशनली देखना है इसको, स्केप्टिकल होकर देखना है, शकी निगाह से देखना है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ केसेस हों जो कि मुझे बताई नहीं गई हो, और कुछ केसेस जो रिकॉर्ड होने चाहिए वो रिकॉर्ड ना हुए, जो डिस्क्लोज होने चाहिए हो डिस्क्लोज भी ना हो। अच्छा, तो आपका मसला सिर्फ रिकॉर्डिंग से ही या डिस्क्लोजर से भी है? यानी आप तो बीइंग एन ऑडिटर ये कहेंगे कि आईएफआरएस के हिसाब से जो चीज डिस्क्लोज होनी चाहिए वो डिस्क्लोज हो, जो चीज रिकॉर्ड होनी चाहिए वो रिकॉर्ड हो। तो अगर ये पूरे गेम में मैंने आपको बताया क्या, आप अगर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एंटिटी की और उसके एनवायरनमेंट की, और आपको ये पता लगे कंपनी पे केसेस चल रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, पेनल्टी एक्सपेंसेस, और देयर इज अ रिस्क ऑफ unrecorded liabilities, unrecorded liabilities, और देयर इज अ रिस्क ऑफ undisclosed cases। कितने रिस्क हो गए? 2 3। चलो पहला, या तो केस ही डिस्क्लोज ना हुआ, या तो रिकॉर्ड ही ना हुआ, या तो रिकॉर्ड हुआ तो कम अमाउंट से हुआ हो। तो भाई मैं जब भी ऐसा केस देखूंगा, किसी कंपनी का सिनेरियो देखूंगा, उस सिनेरियो में देखूंगा कंपनी पे केसेस चल रहे हैं, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ अनरिकॉर्डेड एंड अनडिस्क्लोज्ड लायबिलिटीज, कंटिजेंसीज। ऐसा ही है। तो ये कब होगा? हर कंपनी में होगा या उस कंपनी के अंदर जिसमें इंडिकेशन होगी, जैसे जैसे कि एक कंपनी अगर एक्सपोर्ट में नहीं है तो एक्सचेंज रेट कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क, एक कंपनी इंपोर्ट नहीं करती, एक्सचेंज रेट कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जिस कंपनी में केसेस चल रहे हैं, क्या उस कंपनी के केस होने पे क्या तुम्हारा कोई रिस्क है? यस, रिस्क ऑफ अनडिस्क्लोज केसेस, रिस्क ऑफ अनरिकॉर्डेड केसेस। और ऐसा भी हो सकता है कि द केसेस दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैव बीन डिस्क्लोज्ड। एक चीज को एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, आपने क्या कर दिया? सिर्फ लिख के दे दिया, जबकि उसको क्या होना चाहिए था? रिकॉर्ड होना चाहिए था, एक्सपेंस बुक होना चाहिए था। क्या अपने रिस्क समझ आते हैं कि व्हाई वी आर कंसिडरिंग? अच्छा, जब मैं ऑडिट कर रहा होता हूँ ना, तो हमारी तो ऑडिट की ईवाई में ई फाइल होती है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल। इलेक्ट्रॉनिक फाइल मुझे आगे नहीं बढ़ने देती, पहले वो एक चीज पूछती है कि प्लीज यहाँ पे मेंशन करें ऐसे कौन कौन से केसेस जो कंपनी पे चल रहे हैं और आपका उससे क्या रिस्क है। तो वो मुझसे डॉक्यूमेंट करवाता है, फिर मैं वहां पे लिखता हूँ कि इसके अंदर ये रिस्क है, कि रिस्क ऑफ अनरिकॉर्डेड केसेस, रिस्क ऑफ अनडिस्क्लोज केसेस। फिर वो मुझसे पूछता है आप इसके ऊपर काम क्या करेंगे। तो भाई मुझे एक बात बताओ, काम तो तब करूंगा ना जब मुझे पता हो कि उसके पीछे रिस्क
क्या है, सिखा नहीं रहा, सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ कि काम होता क्या है। मैं पता है क्या करता हूँ, मैनेजमेंट को बोलता हूँ तुम अपने लॉयर्स की लिस्ट दो मुझे। किसकी? लॉयर की लिस्ट दो, और मैं बोलता हूँ मुझे आगे लिख के दो इन केसेस में से कौन सा लॉयर कौन कौन से केसेस को देख रहा है, कौन सा लॉयर। अच्छा, ऑनलाइन वाले भी बहुत फोकस होकर सुनो, तो मैं ऑडिट का तरीका सिखा रहा हूँ, आगे सीखेंगे इसको। पर अभी मैं ऑडिट करना नहीं सिखा रहा, पहले क्या सिखा रहा हूँ, रिस्क असेसमेंट। देखो यार, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है बेवकूफ बनाना, मैं आगे चला जाऊँ, पर ये इतनी बारीक चीजें है ना जो सवालों में होती हैं। अब आगे सुनो, मैंने क्या मांगा मैनेजमेंट से, लॉयर के लिए, और बोला कि उसके अगेंस्ट में लिख के दो के कौन सा केस कौन सा लॉयर डील कर रहा है। सुनिएगा, उसने मुझे दे दी, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्टेन लिस्ट ऑफ लॉयर्स एंड रिलेटेड केसेस फ्रॉम द मैनेजमेंट, लिस्ट ऑफ एंड रिलेटेड केसेस फ्रॉम द मैनेजमेंट। अच्छा, फिर मैं ना इन्हीं लॉयर्स को कंफर्मेशन भेजता हूं, मैं बोलता हूं तुम बताओ कि तुम्हारे पास कौन कौन से केसेस हैं इनके, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट बंदा है ना, नहीं यही बात समझ, वो तो इंडिपेंडेंट बंदा है बेटा, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं, कंपनी की रिटेनरशिप पे, कंपनी का, एक मिनट रुकना, कंपनी का एम्प्लॉय, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, कंपनी की रिटेनरशिप पे। जैसे तुम ऑडिटर हो, ऐसे तो तुम कहोगे तुम्हें फीस दे रहा है तो तुम ऑडिट सही नहीं करोगे। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, लॉयर हैज टू बी इंडिपेंडेंट, उसका भी एथिकल स्टैंडर्ड है, हमारा भी एथिकल स्टैंडर्ड है। कल को लॉयर ने मुझे गलत जवाब दिया ना, तो मैं तो कोर्ट में बाद में जाऊंगा, पहले उसके लगेंगे, तो वो गलत जवाब नहीं दे सकता, उसकी हिम्मत नहीं है। बात क्लियर है? ऐसे लेके चलते हैं जी। पहले एक बात कर लूं मैं कैसे करता हूँ, सुन लो, को कंप्लीट हो जाएगा तो सुनो। मैंने क्या कहा, मैंने लॉयर को कंफर्मेशन भेज दी, उन लॉयर्स को जो मुझे किसने बताया, मैनेजमेंट ने। मैंने कहा सही है भाई, मैंने लॉयर्स को लिस्ट भेजी। अब लॉयर तो अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा ना कि ये केसेस हैं। मैं, मेरा तीसरा काम क्या होता है, लिस्ट कंफर्मेशन भेजने के बाद मैं देखता हूँ उसने कौन कौन से केसेस दिए हैं और उसने कौन कौन से नहीं दिए। अच्छा, 99% केसेस में मिलते हैं, और ऐसा भी होता है कि नहीं भी होते, वो कभी कभार लॉयर ज्यादा बता देता है और ये लोग नहीं बताते। मैनेजमेंट पे टोपी ड्रामे करती है, हमसे रह गया था, मैंने कहा रह गया था, डालो उसको इंसान का बच्चा बन के, डिटेक्ट हो गया केस कि ये केस ऐसा है जो कि उन्होंने नहीं बताया। अच्छा, अब दूसरा सवाल क्या होता है, क्या इस केस को डिस्क्लोज होना है या रिकॉर्ड होना है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैनेजमेंट की बात नहीं सुनता, लॉयर की बात सुनता हूँ। मैं लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूँ उस कंफर्मेशन के ऊपर कि वी हैव अ फेवरेबल चांस टू विन द केस, वी हैव अ चांस टू लूज द केस, तो वो लिख के देता है केस के नीचे। तो जिसमें वी हैव अ चांस टू लूज द केस, उसको मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड करवाता हूँ। और मैं रिकॉर्ड हुआ हुआ होता है तो चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्ड हुआ हुआ है। ऑडिट का तरीका देखो कि तुमने रिस्क को पकड़ा कि मसला क्या है और तुम उस मसले का हल पे गए हो। बात समझ आई सचिन? ऐसे सवाल तुम्हारा ये होना चाहिए सर वो लॉयर का नाम ही छुपा दे, लॉयर का क्या करे, नाम छुपा दे। इसको पकड़ने का तरीका है, बातें नहीं सुनना है तो बहुत फोकस के साथ, लॉयर का नाम छुपा दे, इसको पकड़ने का मेरा एक तरीका है। क्या कोर्ट जाके चिल्लाऊं उसके केस कौन कर रहा है, ये कैसी बात हुई? इसका तरीका है, सुनो। हाँ, केस तो मैं कोर्ट में जाके क्या करूंगा, अबे कोर्ट मेरे को जवाब देगा। मैं कोर्ट गया, मैं बोल रहा हूँ अदालत मेरे को बताओ इस कंपनी में कितने केस चल रहे हैं, बुद्धि में चमाड़ मार के लॉयर बाहर निकालेंगे इधर। भाई उसका एक तरीका इंसानों वाला है ना, चाहलत तो नहीं करनी है कि चिल्ला रहे हैं कोर्ट में जाके भाई मुझे बताओ इस कंपनी में कितने, ये कैसे ऑडिटर हो भाई। भाई कोर्ट केसेस कौन लड़ रहा होता है। चलो इसका 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 एक और हल है, दो हल है, पहले सुनो मैं कैसे पता लगाता हूँ। सुनो, देखो तुम समझ नहीं रहे बात को, मैं कह रहा हूं उसने लॉयर का नाम ही छुपा दिया। केस क्या है? अरे मैं कह रहा हूं जब लॉयर का नाम छुपा दिया तो केस भी छुपा दिया ना, छुपा दिया मेरे भाई, दिया ही नहीं ना उसने केस। जब मैं कह रहा हूं कि भाई जब केस उसने बताया ही नहीं, लॉयर का नाम नहीं बताया, तो वो केस भी नहीं होगा उसके लिए। बात क्लियर है? इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है, और ये मैं जानबूझ के आइडेंटिफिकेशन के तरीके बताता हूं ताकि कंफ्यूज नहीं होगा इसको ऑडिट कैसे करना है। ऑडिट करना तो आगे सीखेंगे। इसका तरीका ये होता है कि मैं मैनेजमेंट से मांगता हूं एक लेजर, जिस लेजर का नाम होता है लीगल एक्सपेंस का लेजर। क्या नाम होता है? अच्छा, लीगल एक्सपेंस के मुझे एक बात बताओ, एक एक सोचने की बात है, तुम्हें सोचना, तुम लॉयर का नाम छुपा दो, उसको फीस तो तुम्हारे बाप को भी पे करनी है,
वो भी हटा दी तो बेटा पैसे पे क्या दे के आएगा, उसको पैसे नहीं देगा तो। नहीं, मुझे एक बात बता, तूने क्या दिया होगा तो पैसे नहीं दिए? पहली चीज ये हो गई, सही है क्या? तुम लोगों की जहालत पे सलाम है, इधर सुनो, तुम लोगों की जहालत पे सलाम है। अबे चसी शेयर्स देगा तो शेयर्स क्रेडिट होते हैं, डेबिट तो तू करेगा ना, कुछ डेबिट एक्सपेंस होता है, इसलिए हम एक्सपेंस का लेजर लेते हैं बेटा। तो ऑडिट उसको सिखाओ जो नहीं करता हो ऑडिट, सही है, इंसान बिल्कुल सुकून से इधर। अच्छा, आप बहुत फोकस के साथ इधर सुनो, अभी होशियारी बिल्कुल नहीं, इंसान का बच्चा बन के सुनना है इधर बिल्कुल। मैंने क्या कहा कि भाई मैंने एक्सपेंस का लेजर वेरीफाई किया, एक्सपेंस के लेजर से मुझे पता लग जाता है वो एक्सपेंसेस जो कुछ लोगों को दिए गए जो मुझे डिस्क्लोज नहीं किए गए थे, और ऐसे केसेस आइडेंटिफाई होते हैं। फिर मुझे मैनेजमेंट बताती है, उसमें लाजमी नहीं फ्रॉड हो, मैनेजमेंट मुझे बताती है कि भाई इनको हमने किसी एक सर्विस के लिए रखा था, एग्रीमेंट वगैरह बनवाने के लिए, उसके पैसे हैं, फिजिबिलिटी बनवाई थी उनसे, लीगल फिजिबिलिटी उनके पैसे हैं, तो मैं बोलता हूँ फिर वो सबूत दिखा दो। वहां से मेरी कंप्लीटनेस इंश्योर होती है कि हाँ भाई इन्होंने जो डेटा दिया था वो क्या था, कंप्लीट था, बट मैं उसकी बात पे ट्रस्ट किए बगैर ये काम करता हूँ। तो यानी स्केप्टिकली होके काम करना है आपने। तो आपने क्या किया, सिंपल, आपने लिस्ट ऑफ लॉयर ली, रिलेटेड केसेस लिए, कंफर्मेशन भेजी, वहां से रिप्लाई आया, कोलैबोरेट हो गया, फिर एक काम करते हो, लेजर को देखते हो। मैं एक और काम करता हूँ, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स को रीड करता हूँ, क्योंकि कुछ हुआ हो ना हुआ हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मिनट्स में डिस्कस हुआ होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि डायरेक्टर्स ने किसी केस को डिस्कस ना किया हो। बात समझ आ रही है? तो वहां पे आप पे ऑब्लिगेशन आती है। अच्छा, फिर आप ये ऐसे, तो अब जैसे तुम लोगों के छोटे दिमाग है ना, तो वो ये क्या सोचते हैं, डायरेक्टर्स में मिनट्स में जो बोला वो लिखा नहीं हो, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में रखा इसलिए जाता है ताकि ये चोरंगियां ना हो। पहले तो बात समझ आती है, एक चेयरमैन भी होता है बोर्ड का, और वो कौन होता है, इंडिपेंडेंट। तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो मीटिंग में बात हुई हो और वो रिकॉर्ड ना हुई हो। तो देयर आर मेनी वेज टू डिटेक्ट फ्रॉड, और सभी मिल जाए तो तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं कहता हूं तुम कौन सी एश्योरेंस देते हो, रीजनेबल एश्योरेंस। पर ये रीजनेबल एश्योरेंस पहुंचने के लिए काम करना होता है रीजनेबल। बात समझ आई? यानी इंसान की तरह काम करना है, अपने सबूत इकट्ठे करने। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं मिला तो आप कुछ नहीं कह सकते। अब आप कहेंगे क्या भाई कौन सी एश्योरेंस थी, क्योंकि कोई आपका ऑडिट करना है तो आप बोलेंगे देखिए मैंने ये काम किया हुआ है। पर अगर मैंने यही नहीं किया हुआ तो दैट मींस के एनीवन कैन चैलेंज कि भाई तुमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स क्यों नहीं रीड किए, क्योंकि उसमें ये बातें लिखी हुई होंगी। पहले बताओ ये बात समझ आई? यानी सर अभी ओवरऑल बेसिस पे अगर मैं ये कहूं, मैंने एक रिस्क आपको टेक्निकली आज की क्लास में सिखाया अभी फिलहाल, वो कौन सा रिस्क है, रिस्क ऑफ अनरिकॉर्डेड एंड अनडिस्क्लोज लीगल लायबिलिटीज। रिस्क ऑफ अनरिकॉर्डेड एंड अनडिस्क्लोज लायबिलिटीज या प्रोविजंस फॉर कंटिजेंसीज, ऐसा ही है, पक्की बात है। अच्छा जी, ये अपने पास लिख लें आप। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, क्लियर है यहां तक? हाँ, अभी करते हैं, क्लाइंट का करते हैं बिल्कुल। अभी मैंने एक क्लाइंट पे को 3 बिलियन की एडजस्टमेंट प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कराया है, कोई बताया था उस दिन, 3 बिलियन प्रॉफिट था, लॉस हो गया। उसने इम्पेयरमेंट बुक नहीं की हुई थी, एसेट्स वाला। 3 बिलियन दो 2 बिलियन का प्रॉफिट था, मैंने 3 बिलियन की इम्पेयरमेंट करवा दी उस पर। उसके लिए फिर आपके पास सबूत होने चाहिए कि भाई ये तो खैर मैनेजमेंट ने उसको माना, उसको रिकॉर्ड किया तो सही है, तो कोई मसला नहीं। हम कहाँ भाई, हम 20,000 रुपए सैलरी वाले लोग हैं, 20,000। अच्छा, एक सवाल आया, एक सवाल आया। अच्छा सुनो सुनो तो सही इधर। सर मैनेजमेंट, ये सुनो एक सवाल सुनो, मैनेजमेंट कुछ चीजें डिस्क्लोज नहीं करती, बाद में पता लगाया तो उनपे कुछ पनिशमेंट्स हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, आपको शायद सर ने कोई रिटन रिप्रेजेंटेशन बताया, नहीं बताया अभी? नहीं। देखो जब हम एंगेजमेंट लेटर साइन करते हैं ना, तो एंगेजमेंट लेटर जो मैंने शुरू में सिखाया था, तो एंगेजमेंट लेटर में मैंने आपको बताया था कि हम उससे लिखवा लेते हैं कि आप जो हमें इंफॉर्मेशन देंगे वो कंप्लीट देंगे, क्योंकि अगर मैनेजमेंट ने कुछ फ्रॉड किया और जिस इंफॉर्मेशन पे मैंने काम किया, तो पहले मैं उसकी कंप्लीटनेस पे काम करता हूं, जैसे मैंने अभी इस केसेस के बारे में बताया।
तो वैसे हर एक हेड पे काम होता है ताकि उसकी कंप्लीटनेस चेक हो जाए। अगर फिर भी मैनेजमेंट ने कुछ किया तो जाहिर सी बात है वो फ्रॉड के जुमरे में आता है, और फ्रॉड एक ऐसी चीज है जिसको डिटेक्ट करना ऑडिटर का काम नहीं है। इसका काम किसका है? ये मैनेजमेंट का है। ऑडिटर सिर्फ अवेयर रहता है कि अगर कोई चीज सामने आ जाए तो उस पर एक्शन करेगा। क्लियर है? पर तमीज से काम करने का। तो शादिल ये बात क्लियर है? इस एंगल से आपने देखना है। अच्छा जी, मैं पहले कंप्लीट करूंगा फिर आप सवाल करेंगे। ओके। अच्छा अब्दुल्ला एक पॉइंट बता दें, पूछे जल्दी से एक पॉइंट, जल्दी से, एक ही रिस्क हुआ है अभी। अच्छा ये वन वाला पॉइंट बता दूं। ओके, वेदर केसेस डिस्क्लोज हैज टू बी रिकॉर्डेड और नॉट। मैं कह ये रहा हूं कि भाई अगर कोई केस डिस्क्लोज हुआ है तो और वो रिकॉर्ड होना चाहिए था, तो मैंने आपको उसकी पूरी साइकिल बताई, चेन बताई कि आपको कैसे पता लगेगा। जब आप लॉयर की कंफर्मेशन देखेंगे उसमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी होगा। चलो एक और चीज बताता हूँ, सुनो, यानी इधर बातें नहीं, बिल्कुल इधर फोकस होकर देखना है। इसको डिटेक्ट करने का एक और तरीका है। अगर आपको सामने वाली कंपनी के लॉयर की इंटेग्रिटी पे डाउट है ना, तो यू मे कंसिडर अपॉइंटिंग योर ओन एक्सपर्ट। आप अपना लीगल एडवाइजर अपॉइंट कर लें, उसकी फीस हम देते हैं और फिर क्लाइंट से रीइंबर्स करवाते हैं। तो ये जी, तुम्हारी सोच अभी भी छोटी है, सोच भी छोटी है इधर। चलो अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से इधर, क्योंकि बाप को सबसे पहले पता होता है, रूहानी बाप। इधर चलो फोकस के साथ, जल्दी तो नहीं करो ना, इंसान का बच्चा बन के बैठे हो इधर। अच्छा जल्दी जल्दी, बहुत फोकस के साथ। अच्छा भाई यानी एक मिनट, यानी कंप्लीट करने से सवाल पूछता रहियो तो सारा ऑडिट आज ही सीख लेगा कि एक ही क्लास में। इधर सुनो, मेरा मकसद अभी ऑडिट करना नहीं सिखाना है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन है। मैं सिर्फ फिर बता रहा हूँ प्रोसीजर, इसलिए बताता हूँ ताकि आप कनेक्ट हो जाए, ताकि दिमाग में वो सवाल नहीं उठे कि भाई ये अगर ऑडिट होगा तो कैसे होगा। अब पूछ ले तू, जल्दी से पूछ, मुझे एक और चीज करानी है। टैक्स का ऑडिट करना पड़ता है तो भैया कमिश्नर अपना काम करता है ना, तो भाई टैक्स की फिगर में ऑडिट करता हूँ ना भाई। तो फिर टैक्स क्यों करता तू यहाँ पे? कैफ टू है ना, कौन सा एक्ट? तो फिर क्यों करता तू टैक्स? इसलिए है ना। सही है, ओके। भाई देखो तुम्हारा मामला अकाउंटिंग की हद तक है। टैक्स कमिश्नर आके वो देखता है कि उसको पैसे पूरे मिले या नहीं मिले, वो उसका अलग मामला है। तो अगर टैक्स वाले ने, टैक्स कमिश्नर ने कोई केस फाइल किया हुआ है या कोई नोटिस भेजा हुआ है, तो वो मैं देखता हूं कि वो नोटिस जो आया है तो क्या वो जो टैक्स वाले ने पेनल्टी लगाई है, तुम्हारा रिस्क कहां तक है? फाइनेंशियल्स तक है। तो तुम ये देखते हो कि फाइनेंशियल्स में कोई चीज रिकॉर्ड होनी चाहिए, हुई या नहीं हुई। तुम्हें कंप्लीटनेस देखनी है उसकी, तुम अपने हिसाब से काम रखो, दैट्स इट। तो उसके लिए तुम्हें चीजें की नॉलेज होनी चाहिए तो होगा। तभी हम कहते हैं यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। हम एंटिटी को ही समझ रहे हैं, और एंटिटी के अंदर ये केस है तो ये भी रिस्क है। कोई मसला यहां तक? चलें जी आगे, दूसरे रिस्क पे चलते हैं। अच्छा ये आपको जरा बहुत फोकस होकर समझनी है बात, क्योंकि आपने IFRS 15 मेरे साथ अभी नहीं किया। ये भी नहीं किया था मैंने, अभी आपको बता दिया, जस्ट फॉर द सेक कि ऑडिट में लिंक हो जाए वो। इधर IFRS 15 बात करता है आपकी रेवेन्यू रिकॉग्निशन की। या बहुत फोकस होकर देखना है इधर प्लीज। मैंने ये कहा कि भाई अगर आपके पास, आप एक एंटिटी है और आपका काम यह है कि आप लोगों को प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करके देते हैं, बना के देते हैं और फिर बेचते हैं, होता है ना कंस्ट्रक्शन का काम। यस सर। अच्छा भाई मैं फिर कह रहा हूं, आप रियल एस्टेट के बिजनेस में नहीं है, रियल एस्टेट के रिस्क अपने होते हैं। रियल एस्टेट की ये कंस्ट्रक्शन है, आप बना के बेचते हैं प्रॉपर्टी। वो है कि आपने खरीदी बेची, खरीदी बेची वो अलग गेम है, उसके रिस्क अपने, इसके रिस्क अपने। तो हम एंटिटी स्पेसिफिक चल रहे हैं क्योंकि तुमने प्रैक्टिकल लाइफ में भी कदम नहीं रखा। मैं आपको बताता हूं, इधर देखो, मैंने कहा प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करते हैं। अच्छा आपको स्टैंडर्ड ये कहता है, फोकस होकर देखना, आपको स्टैंडर्ड ये कहता है IFRS 15 कि जब आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे ना, आप सिर्फ उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं जितना आपने काम कर लिया। आप कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं? अच्छा आप जरा मेरी बात समझिएगा,
ये नहीं समझा तो हाथ के हाथ पूछना, क्योंकि IFRS 15 है, मैं खाली यहां पे रिस्क के रिलेटेड बता रहा हूं। मैंने कहा रेवेन्यू, आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तय की हुई है कोई 10 मिलियन की। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने की सेट हुई हुई है? 10 मिलियन की। अच्छा, और टोटल कॉस्ट जो आपकी अंदाजा है वो है सर 5 मिलियन की। ये क्या है? टोटल कॉस्ट। अब जरा बात समझिएगा, हुआ क्या, एक साल गुजरा, मैं आपको देखो कैसे कनेक्ट करता हूं इससे कि रिस्क क्या है इसके अंदर। एक साल गुजरा, आपने यहां पर लिख दिया कॉस्ट टू डेट। कॉस्ट टू डेट का मतलब इतने लग चुकी पैसे, इतने पैसे लग चुके हैं। अच्छा, मैंने कहा कि भाई मेरे पैसे लग चुके हैं कोई 1 मिलियन, ऐसा ही है। ये क्या है? कॉस्ट टू डेट। आपको IFRS ये कहता है, पहला केस बता रहा हूं, मल्टीपल केसेस हैं कि एक आइडिया हो जाए, रिस्क आइडेंटिफिकेशन हो जाए। आपको IFRS 15 ये कहता है कि आप निकाल लें कि आपने कितना % काम कंप्लीट कर लिया, उसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन। वेरी गुड। स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकलता है जितने पैसे लग चुके और कितनी कॉस्ट थी टोटल, 20%। यानी मैं कह रहा हूं कि मैं 20% की हद तक काम कर चुका हूं क्योंकि मेरी कॉस्ट लग चुकी है। ये बात समझ आई? इसको हम कहते हैं इनपुट मेथड ऑफ रिकॉग्निशन। क्या कहते हैं? इनपुट मेथड। यानी इनपुट मेथड का मतलब है जितना काम हो गया उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, जितना काम हो गया उतना रेवेन्यू। अच्छा, मुझे बताओ स्टैंडर्ड क्यों मना कर रहा है पूरा 10 मिलियन रिकॉर्ड करने से? ओवर द पीरियड रिकॉर्ड होगा ना, वरना तो आप कहेंगे जो आपने अपनी बल्ली सेटल नहीं की उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया, जो कि अलाउड। अब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, स्टैंडर्ड आपको ये कहता है, बहुत सुकून से समझना क्योंकि IFRS 15 नहीं किया, ये ऑडिट में काम आएगा सारा आगे। IFRS 15 आपको ये कहता है कि आप रेवेन्यू सिर्फ उसका बुक करेंगे जिसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आप सेटल कर चुके हैं। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में तय की गई आपकी बल्ली कितने % तक सेटल हुई है? 20% तक। पहले बताओ ये सारे जार्गन समझ आए? वेरी गुड। अच्छा, अब इसमें रिस्क क्या है जरा ये देख लेते हैं। एक आम बंदा ना फजूल में पता है क्या करता है, देखता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया, सही है, पर नहीं, गेम अलग है। इसमें रिस्क पहला क्या है? पहला क्या रिस्क है? पहला रिस्क ये है कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन माइट बी कैलकुलेटेड। ये मैं आपको स्पेसिफिक रिस्क बता रहा हूं कि किसी कंपनी में कोई ऐसी कंपनी ये काम करती है, उसका स्पेसिफिक रिस्क है। मुझसे पूछो ना तो मैं जिंदगी आसान करूंगा कैसे। मैं बोलता हूं जो अकाउंटिंग है वो सही नहीं हुई होगी, वो रिस्क है। नहीं आई बात समझ? मैं कह रहा हूं जो अकाउंटिंग है वो सही नहीं हुई होगी, यही रिस्क है। IFRS से नॉन कंप्लायंस इज माय रिस्क। मुझे यहां पे देख के बताओ, क्या इस, या बच्चे पता है बेवकूफी क्या करते हैं, मैंने ऐसे बच्चों को देखा है ना, रिव्यू करता हूं तो समझ आती है बात। बच्चा क्या करता है, बच्चा गया मैनेजमेंट को देखा, मैनेजमेंट से इनवॉइस ली, हाँ भाई इतनी इनवॉइस की हुई है, रेवेन्यू बुक हुआ है। ओ भाई तू तो एंड प्रोडक्ट देख के आ रहा है, वो प्रोडक्ट जिसपे बना है उसको वेरीफाई करो, इनवॉइस कैसे बनी होगी? स्टेज ऑफ कंप्लीशन पहले निकला होगा। तो आपका रिस्क क्या है कि यही गलत हो? तो आप क्या करेंगे? आपका रिस्क क्या है? पहला, स्टेज ऑफ कंप्लीशन माइट बी कैलकुलेटेड इनकरेक्टली। पहले बताओ ये बात क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज, रेवेन्यू हैव बीन रिकॉर्डेड फॉर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नॉट सेटल्ड। ये मैंने IFRS के स्पेसिफिक वर्ड्स को यूज किया। IFRS क्या कहता है? रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? जल्दी बताओ। जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या हो जाए? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल होने का मतलब ये है कि आपने अपनी बल्ली सेटल कर ली हो। तो आपका रिस्क क्या है? आपका रिस्क क्या है? कि देयर इज अ रिस्क कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल ना हुई हो और मैंने क्या बुक कर लिया हो?
रेवेन्यू। तो यही तो आपका रिस्क है। क्या रिस्क ये, क्या ऑडिट ये कि इनवॉइस को देख के आ गए या इनवॉइस के पीछे पैरामीटर देख के आ गए? इनवॉइस के पीछे जो पैरामीटर है उसको देखना है। जब वो सही है तो इनवॉइस सही होगी, इनवॉइस सही होगी तो अकाउंटिंग भी सही होगी। तो क्या बेवकूफी अगर मैं इनवॉइस देख लूं डायरेक्ट, पैरामीटर्स का मसला है। अच्छा एक और चीज, पहले बताओ ये दोनों चीजें क्लियर है? ये कब आएगा केस? जब कंस्ट्रक्शन कंपनी का रेवेन्यू को ऑडिट कर रहे हो। तो मुझे रिस्क है भाई, सीधी सी बात है कि भाई मेरा रिस्क ये है कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन सही नहीं हो। अगर वो सही है तो हो सकता है मल्टीप्लाई गलत किया हो। तो मैं कह रहा हूं कि भाई रेवेन्यू हैव बीन रिकॉर्डेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नॉट सेटल्ड। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बल्ली सेटल नहीं किया, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करके बैठे हुए हो। अब जरा एक बात समझना, इसको वाइस वर्सा दूसरे केस से कनेक्ट करता हूं, सुनना। अब जैसे हमारे ससुर हैं, उनका बाइक का शोरूम है, बहुत सुकून से समझना। अब जब उनका बाइक का शोरूम है तो वो करते क्या है, उन्होंने जैसे एटलस होंडा को भी देखो तो आपने कहीं सुना होगा कि एक कंपनी, या ये तुम्हें वो बातें बता रहा हूँ जो सवालों में होंगी, हाँ, क्योंकि वो पूरी नॉलेज को टेस्ट करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ तो फोकस होकर अकाउंटिंग भी सीखो। एटलस होंडा क्या करता है? एटलस होंडा ये कहता है कि भाई आप एक बाइक लेके जाए, आपको 3 सर्विसेज फ्री, 3 सर्विसेज फ्री, ये सुना होगा आपने। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, एक जो मेरी मोटर बाइक है, उस मोटर बाइक की फेयर वैल्यू, उस मोटर बाइक की फेयर वैल्यू, देखो मैं एक एक करके कनेक्ट करूंगा। उस मोटर बाइक की फेयर वैल्यू कोई 1,20,000 रुपए, इसको मैं कहता हूं IFRS की जबान में स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस। सिर्फ बाइक लेने जाऊं तो इतने की मिलेगी, सिर्फ बाइक लेने जाऊं अलहदा से तो इतने की मिलेगी। अच्छा, फिर सर्विसेज 2,000 रुपए पर सर्विस, तो टोटल कितनी हो गई? 6,000 रुपए। ये सर्विस की स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस है, ये सर्विस की स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस है। अच्छा पहले बताओ ऑनलाइन में तो तुम सब यहां तक बात समझ आई। अब ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या नॉर्मल डीलर है? नॉर्मल डीलर है। जल्दी बताओ ऑनलाइन वाले, नॉर्मल डीलर है ये? जल्दी से। हम रिस्क की बात कर रहे हैं अभी कि आप किसी इंडस्ट्री में देखें तो आपको क्या रिस्क नजर आएगा आगे। अच्छा अब हुआ क्या, टोटल वैल्यू कितनी बनती है? 1,26,000। 1,00,000 ये टोटल वैल्यू बनती है। किस बेसिस पे? स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस की बेसिस पे। अच्छा हमारे ससुर ने क्या किया, उसने भाई जो मोटर बाइक है वो लोगों को ऑफर की। उसने बोला कि भाई क्योंकि हमें बिजनेस ग्रो करना है, हम आपको टोटल मोटर बाइक ऑफर कर रहे हैं कोई 1,05,000 की, जिसमें 3 सर्विसेज भी शामिल हैं, जिसमें 3 सर्विसेज भी शामिल हैं। मैं आपसे ये पूछता हूं, प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। मैं आपसे ये पूछता हूं, अगर आप ये देखें, क्या मैं कह सकता हूं 1,05,000 में मैं एक बाइक दे रहा हूं, 3 सर्विसेज दे रहा हूं, एक बाइक दे रहा हूं, 3 सर्विसेज दे रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं कि सबसे पहली चीज ये बताओ कि ये 1,05,000 रुपए जो मैं ले रहा हूं आज, क्या ये बाइक के पैसे हैं या बाइक प्लस 3 सर्विस? तो दैट मीन्स कि मुझे पहले, इसको मैं कहता हूं ट्रांजैक्शन प्राइस। ये वो प्राइस है जिसपे सौदा हुआ है। आपको स्टैंडर्ड सबसे पहले ये कहता है कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तुम लोग सोच के बताना मुझे, स्टैंडर्ड क्या कहता है? जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हो, मेरे ख्याल से यहां पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी है? 4, 3 सर्विस और एक बाइक, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है? 4, 3 सर्विस और एक बाइक, 3 सर्विस एक बाइक, कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? 4। मैं आपको रिस्क बताऊं ऑडिटर का क्या है? ऑडिटर का रिस्क ये है कि किसी इदारे ने जिसका तुम ऑडिट करने जा रहे हो उसने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को अलग अलग ना किया हो। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को देखो, जो अकाउंटिंग नहीं की वही तो रिस्क है। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस वाली ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर, ऑनलाइन मतलब तुम बताओ इस वाली ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर कितनी सर्विसेज हैं, कितनी ऑब्लिगेशंस हैं? 4। पहला बाइक, दूसरा सर्विस, तीसरा सर्विस, चौथा सर्विस।
4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो मुझे एक बात बताओ, ये 1,05,000 रुपए 4 चीजों की कीमत है। अब लेट से आदेश आके बाइक लेके चला गया, मैं रेवेन्यू किसका बुक करूं, पूरा 1,5 का या सिर्फ बाइक का? सिर्फ बाइक का। तो मुझे एक बात तो पता है ना कि 1,5 तो तीनों चारों के पैसे हैं। तो पहला मसला क्या है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सही आइडेंटिफाई ना हुई हो। और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सही आइडेंटिफाई हो भी जाए तो आपने पहले ट्रांजैक्शन प्राइस को बाइफरकेट करना है, एलोकेट करना है। उसको हम कहते हैं एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। आप सिर्फ एक काम करेंगे, आप 1,5 को 1,26 से डिवाइड करके 1,20 से मल्टीप्लाई करें। रिक्वेस्ट है मेरी, 1,5 को 1,5 डिवाइडेड बाय 120 कितना आया? 1,00,000 रुपए। जल्दी बताओ, 1,00,000 आ गया? मैं ये कह रहा हूं कि इस प्राइस के अंदर अगर मैं मार्केट के बेसिस पे देखूं, मार्केट चलो वो कहता है कि आपको ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट करने के बेसिस बताता है, वो बोलता है ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट करने के बेसिस है स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस। आप देखें, आपने जो भी कीमत तय की हो, आप देखें कि अगर मैं उसको मार्केट प्राइस के फ्रैक्शन से डिवाइड करके निकालूं तो उसकी कीमत क्या बनती है, कितनी बनती है? तो सर 1,00,000 रुपए अगर बाइक की कीमत है तो बाकी सर्विस की कितनी कीमत है? 5,000। पर ये टोटल 3 की है, 3 सर्विसेज है ना। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछूं, इस इदारे को एंट्री पता है क्या करनी चाहिए? कैश किया इसने डेबिट 1,05,000 से, रेवेन्यू 1,00,000 से, और कॉन्ट्रैक्ट 5,000 रुपए से। ये रेवेन्यू बुक नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने बल्ली सेटल। अच्छा लेट से 1 साल हो गया, एक सर्विस दे दी, एक सर्विस का रेवेन्यू, दूसरे साल दूसरी सर्विस दे दी, दूसरे का रेवेन्यू, तीसरे साल तीसरी सर्विस दे दी। क्योंकि वो कहता है कि भाई वो फिर आपसे इससे पैसे वापस मांगेगा, वरना आपने उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड। देखो बच्चों, ये तो अकाउंटिंग है, अभी वापस बता देते हैं, कोई मसला नहीं है इधर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले ये आईएफआरएस समझ आया? अच्छा आईएफआरएस में वापस से रिपीट करता हूं, सुनो इधर। आईएफआरएस 15 में सबसे पहले वो कहता है क्या है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 1 से ज्यादा हो, यानी आप कोई भी बिजनेस करते हैं, सही है, आप एक बिजनेस के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक चीज नहीं 4 चीजें बेच रहे हो और उसकी प्राइस एक डिसाइड की, तो उस एक प्राइस में कितनी चीजें हैं? 4। तो वो प्राइस सिर्फ एक की है, 4 चीजों की है, तो आप पहले चारों को एलोकेट करो। आपका बीइंग एन ऑडिटर क्या रिस्क है? पहले तो वो 4 चीजें अलग नहीं हुई हो। हाँ भाई इधर सुनो, आपका रिस्क क्या है? वो 4 चीजें अलग ना हुई हो। अच्छा 4 चीजें अलग नहीं हुई होंगी तो आपका रिस्क है ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का। किसका? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको अलग नहीं करता तो ये कंपनी तो पूरा 1,05,000 का रेवेन्यू बुक कर लेती, जबकि बुक कितना करना चाहिए? 1,00,000 रुपए का। पहले बताओ ये बात समझ आई? ये तो आईएफआरएस है ना जो हम सीखेंगे, क्योंकि अभी आईएफआरएस नहीं किया, पर मैं ये नहीं कर सकता कि आईएफआरएस नहीं किया तो उसका ऑडिट भी नहीं सिखाऊं। तो जो रेलेवेंट पार्ट है उसकी हल्की सी झलक दिखा के मेरे को सिखाना है। यहां तक बात समझ आई? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट करने जाओ जो एक कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल चीजें देती हो, तो आपका क्या रिस्क है? नहीं गलत, फिर से, वेरी गुड, वापस सुनो। एक कंपनी का ऑडिट करने गई, वो कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस ऑफर करती है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। वेरी गुड, अब सही बोला आपने। रिस्क क्या आपका? सबका रेवेन्यू एक साथ रिकॉर्ड कर लिया जबकि उसकी बल्ली सेटल नहीं हुई होगी। पहले बताओ ये बात क्लियर है? अच्छा आप उसको स्पेसिफिक कर दो, स्पेसिफिक, क्योंकि जनरल बात नहीं कर रहे, स्पेसिफिक, क्योंकि मार्क्स आपको फिर उसके मिलेंगे। स्पेसिफिक बात क्या है? देयर इज अ रिस्क दैट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नॉट सेटल्ड। ये रहा, there's a risk that performance obligation settle नहीं, पहले आप बोलेंगे there's a risk that performance obligation might not have been identified। पहला रिस्क क्या है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई ही, उसने बोला सब है, एक है, पहली चीज। दूसरा रिस्क ये है कि मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई हो गई, ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट। तो दूसरा रिस्क क्या है? ट्रांजैक्शन प्राइस माइट नॉट हैव बीन एलोकेटेड
एप्रोप्रिएटली। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्यों रिस्क है? अगर मैं ट्रांजैक्शन प्राइस में यहां पे 1,02,000 कर देता तो क्या मेरा रेवेन्यू ज्यादा हो जाता? और सर्विस रेवेन्यू कब होता? जब वो देते सर्विस। पर आपका ऑडिटर का रिस्क क्या है कि अकाउंटिंग आईएफआरएस के हिसाब से हुई हुई हो। आईएफआरएस क्या कहता है? एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो सबको क्या करना है? अलग। तो पहला रिस्क क्या है कि अलग नहीं हुई हो। दूसरा रिस्क क्या, अलग हो गई तो प्राइस एलोकेट ना हुई हो। प्राइस एलोकेट, जब सबकी प्राइसेस आ गई, अब देखो कि क्या जो प्राइस अलग अलग हुई थी सिर्फ उसमें से उसका रेवेन्यू बुक हुआ हो जिसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल हो गई हो। कितने रिस्क हो गए? 3। साथ साथ यार तुम सब बताओगे, ऑनलाइन वालों प्लीज तुम कंफर्म करना, जुनैद, हुसैन, सारे वापस से। पहला रिस्क परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, इसको पूरा लिखते हैं, डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस might not have been identified। पहला रिस्क। दूसरा रिस्क क्या है? ट्रांजैक्शन प्राइस might not have been allocated appropriately। अच्छा भाई, मैंने कहा कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आ गई, 4 प्रोडक्ट के आ गए, 4 प्राइसेस भी आ गई। अब उन चारों का रेवेन्यू एक साथ बुक हो या तब बुक हो जब जो सेटल हो। जो सेटल हो तो आपने देखना है कि परफॉर्मेंस रिस्क लिखना है हमें, तो रेवेन्यू might have been performance obligation settled। अब सर हमने अप्रोप्रिएटली टारगेटेडली हम उस जगह पे पहुंचे। अच्छा जी, अब सर अब अगर मैं इस ओवरऑल केस को देखूं, यानी सर वेरी गुड निशा के रिस्क ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइट नॉट बी एलोकेटेड प्रॉपर्ली, बिल्कुल सही। रिस्क ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नॉट सेटल, ये नहीं लिखना सेपरेटली, ये लिखना कि देयर इज अ रिस्क दैट मैनेजमेंट ने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया हो। कब रिकॉर्ड कर लिया हो? इवन दो कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल ना हुई हो। भाई अगर मैं इसको सिंपल जबान में कहूं तो रिस्क ये है कि सर्विस का रेवेन्यू भी रिकॉर्ड हो गया हो जबकि सर्विस सेटल ना हुई हो। ये मेरा रिस्क है बीइंग एन ऑडिटर। यानी हम जो ये कहते आए थे ना अब तक कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो ओवरऑल इसका मकसद ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू ही है, बट इन वेरी डिटेल। पहले हमने ओवरऑल बात की थी कि कंपटीशन के आने से या एक्सपोर्ट बैन होने पे ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का रिस्क है। यहाँ पे अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भी ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का रिस्क है, बट वो रिस्क 3 चीजों से बन रहा है: आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस और रिकॉर्डिंग। मुझे तुम सिर्फ एक आखिरी बात बता दो, अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलग नहीं करता तो क्या सबका रेवेन्यू हो जाता? पहली चीज। अच्छा, अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलग कर भी लेता, अगर ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट सही नहीं करता तब भी रेवेन्यू गलत हो जाता। अच्छा, अगर मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई कर भी ली, प्राइस भी अलग आइडेंटिफाई कर ली, ऐसा भी तो हो सकता है सबका रेवेन्यू बुक कर लिया हो। तो हमें फिर ये देखना होता है कि जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल हुई है सिर्फ उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ, उसके अलावा नहीं हुआ हो। तो इसको एक बार देखिएगा। सही है जी, आपको इंशाल्लाह थर्सडे फ्राइडे तक बुक मिल जाएगी, उस बुक के अंदर ये तमाम रिस्क लिखे हुए। सही है जी। इन द मीनवाइल मैं आपको आज ही वर्ड पे या पीडीएफ पे पूरे रिस्क अब तक के एक साथ दे दूंगा। सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।